हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है कब, कहाँ और कैसे। यानी कि इस चैप्टर का हेडलाइंस क्या है? कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 जो है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम क्लास 6 में थे, क्लास 7 में थे, तो उस समय हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ना था। जैसे कि हिस्ट्री को आपको पता होगा बच्चों कि हिस्ट्री को अध्ययन के हिसाब से 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में बांटा गया है बच्चों? तो 3 कालखंडों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन सा है? तो आप लोग देखे होंगे कि यह है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्य इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। यानी कि इस तरीके से हिस्ट्री को अच्छे तरीके से किस प्रकार से पढ़ा जाए, अच्छे तरीके से घटनाओं को किस प्रकार समझा जाए, तो इस चीज में सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हो गया? तो पहला हो गया प्राचीन इतिहास। और प्राचीन को हम लोग किस में पढ़ते हैं? क्लास 6 में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं बच्चों? क्लास 6 में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना होता है। जब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं, क्लास 7 में आते हैं, तो हमें मध्य इतिहास के बारे में, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास क्लास 6 में ही पढ़े थे हम लोग। क्लास 7 में मध्यकालीन इतिहास पढ़े, और अब जब क्लास 8 में आ गए हैं तो हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? आधुनिक इतिहास। और आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आधुनिक को इंग्लिश में मॉडर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। आधुनिक इतिहास को क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उनको इस चैनल के बारे में, इस वीडियोज के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है, बस एक छोटा सा काम करना है आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। अब देखो क्या करा है, जैसा कि आपको पता होगा और क्या पता है कि प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। यानी कि अगर हम प्राचीन काल की बात करें कि प्राचीन काल की विशेषता क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर जो प्राचीन काल में जो भी घटनाएं हुई थी ना, वही उस काल की क्या कहलाएगी? विशेषता कहलाएगी। उसी तरीके से बोले कि मध्यकालीन इतिहास की क्या विशेषता है, तो मध्यकालीन इतिहास में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी परिवर्तन हुए थे, वही उसके क्या कहलाएंगे? वही उसकी विशेषता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? वही उसकी विशेषता कहलाएगी। अब बोलिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या विशेषता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम लोग वैसे ही बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक इतिहास में जो भी घटनाएं हुई, जो भी परिवर्तन हुए, वही उसके क्या हो जाएंगे? विशेषता हो जाएंगे। अब इन्हीं सब चीजों को देखना है कि कौन कौन से परिवर्तन किस मतलब कैसे हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे, और इन परिवर्तनों के बाद लोगों के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जितना भी जो लाइफ होता है, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन जो है, वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ, उनके बारे में हम लोग बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आपको कोई भी ऐसा टर्म, ऐसा कोई भी जो वर्ड है जो समझ में ना आए, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, एकदम आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो हिस्ट्री है आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू देखिए, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है, यानी कि जो वर्ल्ड है, वो क्या है? शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया है उसमें इस वर्ड से क्या समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो एक जगह एक तरीके से स्थिर नहीं रही है। यानी कि उसमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहा है। अब देखो क्या करा है कि यह हम लोगों की सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलते रहती है। यानी कि दुनिया में जितने भी मानव, जो भी लोग रह रहे हैं, उनमें वो लोग कुछ न कुछ ऐसे कार्य करते हैं, सामूहिक क्रियाकलाप होता है, सभी लोग मिलजुल करके कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे क्या होते रहता है? दुनिया जो है वो बदलते रहती है। ठीक है ना, अगर आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि आज का दुनिया और पहले के दुनिया में कितना, मतलब आज के समय और पहले के समय में कितना बड़ा जमीन आसमान का अंतर था। जैसे पहले के लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, टमटम से चलते थे। ठीक है, लेकिन आज अगर देखिएगा तो क्या हो गया? बाइक हो गया है। ठीक है, और कार हो गया है। अब एरोप्लेन से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे हैं। तो एक तरीके से सुनिएगा तो क्या हो गया है कि जो दुनिया है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। पहले मोबाइल फोन नहीं था। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे? कहीं पे चिट्ठी
चिट्ठी चला करता था। एक जगह से दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है तो लोग चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन डेवलप हुआ, और जब मोबाइल फ़ोन आ भी गया था, लोग बात करता था तो लोगों के लिए एक अचरज का बात होता था कि अरे कैसे कोई ये एक जगह बोलता है और वहाँ इतना दूर कोई मुंबई में बैठा हुआ है, और बिहार से हम बोले और आवाज़ मुंबई में चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब साइंस जब धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या एक तरीके से देखा जाए तो क्या होने लगा, इससे दुनिया में परिवर्तन होने लगे। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसा बोला जाता है कि प्रकृति में हमेशा क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। और मोबाइल फ़ोन का तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। लोग जब मोबाइल फ़ोन आया तो सभी लोग बात करने लगे तो लगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे और साइंस डेवलप हुआ तो लोग बोले कि आप सामने वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, तो ये भी कोई बिलीव नहीं करता था। मतलब 2005-4-5 की बात है, 2005-6 में भी कोई ऐसा सोचा नहीं था कि आज हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोग देखिएगा कि जो दुनिया है वो क्या होते रहती है, बदलते रहती है, हमेशा चेंज होते रहती है। तो यही इसी चीज़ों के बारे में समझना है बच्चों। जब हम क्लास 8 में आ गए, आप लोग थोड़ा मैच्योर हो गए हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये देखने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से परिवर्तन हुए और किस प्रकार से हुए, उसके लिए कौन कौन सा रीजन था, ये परिवर्तन होने के पीछे क्या कारण था, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करा कि इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी कि जब ये दुनिया में परिवर्तन होगा तो उससे हमारा कौन कौन सा जो एस्पेक्ट है, कौन कौन सा एरिया प्रभावित होता है, तो हमारा सामाजिक एरिया प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, हम लोगों का राजनीति प्रभावित होता है, कला और संस्कृति पे इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब देखो बच्चों, जब हम बात करेंगे कि आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब बोलिएगा कि सर ये इंडिया में आधुनिक युग कब शुरू हुआ, कब स्टार्ट माना जाता है कि इंडिया में जो है वो आधुनिक जो पीरियड है, आधुनिक जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होता है। तो ऐसा कहा जाता है बच्चों, माना गया है कि हिस्टोरियंस के द्वारा कि इंडिया में जो आधुनिक पीरियड है वो 18th सेंचुरी से शुरू होता है। कब से शुरू होता है बच्चों, 18th सेंचुरी से, 18वीं शताब्दी से इंडिया में जो है वो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, नए नए अलग अलग परिवर्तन जो है वो एक तरीके से दिखाई देने लगता है। तो 18th सेंचुरी से शुरू होता है। तो इस पीरियड में अगर आप देखिएगा तो भारत में भी क्या है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए आधुनिक युग में, और वो भारत और साथ ही साथ दुनिया में अलग प्रकार के परिवर्तन हुए। और वो कौन कौन से परिवर्तन थे, जैसे ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए थे, और ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि आधुनिक पीरियड में ही अमेरिका के बारे में पता चला था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला था, यूरोप और इंडिया का समुद्री मार्ग का खोज किया गया था, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था इंडिया में। उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी चेंजेस हुए उसको समझते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्या बोलते हैं, टॉपिक है जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण, वो पढ़ना है, पुनर्जागरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, पुनर्जागरण। तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनर्जागरण एक वर्ड है, पुनर्जागरण। अगर आप इसको देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, पुनः, इसका मतलब क्या हुआ, पुनः जागना। पुनर्जागरण को क्या बोलते हैं, पुनः जागना। पुनः मतलब फिर से जागना। कैसे है बच्चों, पुनः मतलब फिर से, पुनः का मतलब क्या होता है, फिर से, और जागना मतलब ऐसा कहने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ड को देखने के बाद ये प्रयास मतलब समझाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया पहले सोई हुई थी और उसके बाद जब पुनर्जागरण आया तो फिर सो करके उठ रहा है। मतलब ऐसा ही लगा ना कि हम लोग सोते हैं तो क्या करते हैं, जागते हैं। सोना का उल्टा क्या होता है, जागना। तो क्या जो दुनिया थी वो पहले सो रही थी, यूरोपवासी, क्योंकि पुनर्जागरण जो है वो कहाँ पे आया था, यूरोप में हुआ था। और आपको पता होगा कि यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप क्या है बच्चों, एक महादेश है। ठीक है, आपको पता होगा यूरोप क्या है, एक महादेश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, यूरोपीय महादेश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यूरोपीय महादेश कहलाता है। तो सबसे पहले जो है पुनर्जागरण कहाँ पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, यूरोप में है। सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो एरिया है ये यूरोप कहलाता है। तो यहीं पे सबसे पहले क्या हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। क्या हुआ था बच्चों, पुनर्जागरण। अब बोलिएगा कि पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। तो क्या यूरोप वासी सो रहे थे जो फिर से जाग गए। तो अगर बोला जाए बच्चों तो मेंटली बोल सकते हैं
मेंटली मतलब उनका बौद्धिक विकास हुआ और वो चीज़ों को नए नए अलग अलग तरीके से नए नए तरीके से समझने का प्रयास करने लगे। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी कि पहले से जो चली आ रही जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, जो भी विचार थे, उन चीज़ों को नए नए तरीके से देखने का प्रयास करने लगे। और यही जो तरीका है वो क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। अगर आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए क्या करा है कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। कहाँ हुआ था बच्चों? यूरोप में। यानी कि वो घटना है जिसके कारण पूरे दुनिया में आधुनिकीकरण होगा। क्या होगा? पूरी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन होगा, आधुनिकीकरण होगा। उन सारे परिवर्तनों को जन्म देने वाला जो चीज था वो कहाँ पे हुआ था? सबसे पहले शुरू हुआ था बच्चों, तो वो यूरोप में हुआ था। और 15वीं शताब्दी में इटली में इसको समझने का प्रयास करते हैं तो क्या करा है कि 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ था। और इटली में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था बच्चों? जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण कहा जाता है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो इटली से शुरुआत हुआ था। ये आपको लिख लेना है, कॉपी में क्या करना है? लिख लेना है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था बच्चों इटली से हुआ था। अगर हम आपको मैप में दिखाएं तो आपको यहाँ पे इटली दिख जाएगा। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो देखिए रेड रेड जो चल रहा है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये जो देश है ये इटली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इटली कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इटली। तो पुनर्जागरण का जो आंदोलन है वो यूरोप में किस देश से हुआ था? तो वो हुआ था बच्चों इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इटली से हुआ था। और देखो क्या करा बच्चों कि इस आंदोलन ने, अब बात करेंगे कि पुनर्जागरण में हुआ क्या था। तो देखो बच्चों क्या करा है कि इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। यानी कि यूरोप में जो भी धारणाएं थी, हम लोग जानते हैं ना, अगर आप इंडिया में रहते तो आप भी भली भांति परिचित होंगे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जिसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब उसका रीजन नहीं समझते हैं कि वो क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कोई रीति रिवाज हो गया, पर्व त्योहार हो गया, या फिर कोई भी चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। और अगर कोई बिना लॉजिक के, बिना रीजन के कोई कुछ काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंधविश्वास बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब गलत धारणा लोगों के बीच में चली आ रही है। तो उन चीज़ों को मतलब समझने का प्रयास कर यूरोप वासियों ने शुरू किया कि पहले से जो परंपराएं चली आ रही थी तो उसको समझने का प्रयास किया कि इसका महत्व क्या है। अगर हम इस चीज़ को दोहराते हैं, इसको करते हैं, तो इसके करने के पीछे लॉजिक क्या है, हमको फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। इन सारी चीज़ों को जब इन लोगों ने समझने का प्रयास किया तो यही जो आंदोलन था, यही स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के का जो प्रक्रिया शुरू हुआ, इसी को पुनर्जागरण बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? पुनर्जागरण बोला गया। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है पुनर्जागरण का ये आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने का जो प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया तो इससे क्या हुआ बच्चों की फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। आप कोई भी चीज, जैसे कोई काम होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो है वो बाग में बैठा हुआ था, बगीचा में बैठा हुआ था और उसके सर पे क्या गिर गया? सेव गिर गया। और वो उसके सर पे गिरा तो नीचे वो गिरा, तो न्यूटन सोचने लगा कि ये जो सेव है वो मेरे सर पे ही क्यों गिरा, मतलब नीचे ही क्यों गिरता है। कोई भी चीज़ ऊपर से अगर छोड़ते हैं उसको मतलब फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, इधर उधर क्यों नहीं जाता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, नीचे ही क्यों आ जाता है। तो इस तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया शुरू हुई बच्चों, वो कहाँ पे शुरू हुआ? तो वो हुआ यूरोप में शुरू हुआ। और यही जो प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। अब इस तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया हुई, इससे क्या शुरू हुआ बच्चों? वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। क्योंकि साइंस क्या करता है? क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है और उसके पीछे रीजन जानने का प्रयास करता है। और इस तरीके से वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार होता है, विकास होता है। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है, अब बात कीजिएगा कि वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है बच्चों की प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। यानी कि विज्ञान का काम क्या है? विज्ञान ये करता है, पहले क्वेश्चन उठाता है। जैसे मान लीजिए कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसके बारे में वो क्या करेगा? क्वेश्चन करेगा कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जानने का प्रयास करेगा कि ये तो मतलब है तो क्या है, उसके बाद ये क्यों हो रहा है, मतलब इसके पीछे क्या क्या कारण है जिसके कारण ये जो है वो मतलब कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है बच्चों? वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। यानी कि प्रश्न प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद प्रयोग द्वारा सत्य को जानने का प्रयास कीजिए।
प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आजादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जब पुनर्जागरण काल आया तो जो यूरोप के लोग थे वो पहले से जो रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही थी, जो शासक जो बोलता था उन्हीं चीज़ों को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे। तो लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग रीजन जानेंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है, कोई भी शासक है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर वो गलत बोल रहा है तो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे। तो सोच करके देखो कि जो शासक पहले से जो बोलते आ रहा है और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं, और अगर उसके कार्यों पर कोई प्रश्न उठाने लगे तो उसके लिए कितना मुश्किल काम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी ऐसा काम करता था उसको बहुत दंडित किया गया। यानी कि वहां के जो शासक थे इटली के, उन लोगों ने वहां के लोगों के ऊपर क्या किया, दंडित किया, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालता था कि अच्छा आइए तुमको पुनर्जागरण बताते हैं कि पुनर्जागरण क्या होता है। वहां के शासकों ने वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वहां के जो स्कॉलर्स थे, उनको मारना, उनको जेल में बंद करना शुरू कर दिया। लोग इटली छोड़ छोड़ करके भागने लगे थे। जब इन लोगों के बीच में पुनर्जागरण की भावना आई, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, तो वहां का शासक जो है वो दमनात्मक रूप से इनके दबाने का प्रयास किया, इनको जेल में बंद करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। तो लोग जितने भी विद्वान थे सब लोग इटली छोड़ छोड़ करके भागने लगे। अब धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे और व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। यानी कि चीजों के ऊपर क्वेश्चन करने की जो प्रक्रिया थी, जिसको क्या बोला गया, पुनर्जागरण बोला गया। तो ये शुरू कहां से हुआ था, तो इटली से शुरू हुआ। लेकिन जब लोग व्यापार करने के लिए इटली से अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे तो वहां पे भी बताया कि भाई पता है इटली में तो गजबे का हाल चल रहा है। मतलब जो व्यापारी, सोच करके देखो कि जो व्यापारी जाते होंगे इटली, यूरोप से व्यापार करने के लिए, मान लीजिए इंडिया में आए, ठीक है, ये है इटली। तो आप लोगों को पता होगा कि जो व्यापार होता था एशिया के थ्रू, वो इस रास्ते से होता था। कहाँ से होता था बच्चों, इस रास्ते से होता था। चाइना हो गया, ये सिल्क रूट होते होते तुर्की तक पहुंचता था और यहाँ से यूरोप में जाता था, ठीक है। या फिर कुछ हिस्सों से ऐसे होकर के मेडिटेरेनियन सी होते होते इटली के थ्रू भी यूरोप के मार्केट में जाता था सामान। तो जब इटली में ऐसी घटनाएं हो रही है, जैसे मान के देखो कि कोई भी आपके क्षेत्र में कोई घटना होता है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है, फैल जाता है। लोग बताते हैं कि अच्छा उसके गांव में ना यहाँ पे ये घटनाएं हुई हैं। तो सोच करके देखो कि इटली के जो लोग हैं वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, वहाँ के शासकों को परेशान करना शुरू कर दिए, नए नए चीज़ों का आविष्कार करना शुरू किए, नए नए विचारों को लाना शुरू कर दिए। तो जो व्यापारी होता था, व्यापारिक मार्गों से जो एक जगह से दूसरी जगह के जो क्षेत्र थे जुड़े हुए थे, तो ये जो सोच है वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इस तरीके से जो नए तरीके से सोचने की जो प्रक्रिया थी बच्चों, वो दुनिया के और भी हिस्सों में फैला। तो ये था यूरोप में पुनर्जागरण की एक घटना थी, जो मतलब दुनिया में आधुनिकीकरण लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। मतलब इसी के कारण क्या हुआ था, दुनिया में आधुनिकीकरण हुआ, वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ, नए नए चीजों का इन्वेंशन हुआ, इसी के कारण हुआ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो आगे एक और टॉपिक है, पढ़ना है खोज यात्राएं। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, खोज यात्राओं के बारे में पढ़ना होगा। अब ये खोज यात्रा क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए हम लोगों का कोई सामान गुम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं। लेकिन ये जो खोज यात्रा है बच्चों, ये ऐसी खोज यात्रा नहीं है जो कोई सामान गुम हो गया है और हम लोग क्या करेंगे, इसको खोजने का प्रयास करेंगे। इससे पहले बच्चों आपको एक चीज समझने का प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो क्या है कि खोज यात्रा हुआ क्या था। तो खोज यात्रा जो था ना बच्चों, एक तरीके से देखा जाए तो ये व्यापारिक मार्ग था। क्या था, व्यापारिक मार्ग का खोज था। और आपको पता होगा कि इंडिया से प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ क्या था, एक व्यापारिक रिश्ता था। व्यापारिक मार्ग के थ्रू देखो यहाँ पे आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, एक देश दिखाई दे रहा है। वो देश का नाम क्या है, तुर्की। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, तुर्की है। क्या है, तुर्की। ठीक है। अब इंडिया और यूरोप के साथ इंडिया और एशिया के और भी जो देश है, और इंडिया जो है उसके थ्रू होते हुए जो यूरोपीय कंट्रीज के साथ जो व्यापार होता था वो किससे होकर के जाता था, यूरोप से होकर के जाता था, तुर्की से होकर के जाता था। किसके साथ जाता था, तुर्की से होकर के जाता था। और तुर्की का ही एक शहर है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। किसका है बच्चों, कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया पे यूरोपियन का शासन था। किसका शासन था बच्चों, यूरोपीय लोगों का शासन था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक कहानी समझो, तभी आपको जो व्यापारिक खोज है, जो भौगोलिक खोज है, खोज यात्रा है, वो समझ में आएगी। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे एक देश दिखाई दे रहा है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि जब यहाँ पे
इस्लाम का प्रभाव हुआ, तो इन लोगों ने इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम का वर्चस्व बढ़ाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। और ये इसी के क्रम में इन लोगों ने क्या किया, तुर्की के ऊपर अधिकार कर लिया और कुस्तिनुतिनिया को अपने कब्जे में मिला लिया। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो गया कि व्यापार किसके साथ होता था, इस इंडिया के साथ, चाइना के साथ और भी जो बाकी एशियन कंट्रीज है उसके साथ यूरोप का व्यापार होता था। और व्यापार किस मार्ग से होता था, तो ईरान तुर्की होते हुए ये यूरोप के मार्ग में जाता था। अब देखो, अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ युद्ध हुआ यूरोपियन कंट्रीज का। सऊदी अरेबिया इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखो क्या हुआ, अब देखो ये लोग इसी रास्ते से होकर के जाते थे और यहाँ पे कब्जा किसका हो गया, सऊदी अरेबिया का। तो सोच करके देखो, क्या ये लोग यूरोपियन कंट्रीज को इस रास्ते से होकर के जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बोलेंगे कि आओ इधर तो पीटेंगे, और नहीं तो अगर जाना होगा तो तुमको भारी टैक्स देना पड़ेगा। अब सोच करके देखो कि जो यूरोपीय कंट्रीज यहाँ पे मान लीजिए कोई सामान 1000 का खरीदते थे और ले जाकर के वहां पे 1500 में बेच लेते थे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया से मान लीजिए कोई ये लोग सामान 1000 का खरीदते थे और ये इस रास्ते से होकर के, तुर्की वाला जो रास्ता है वहां से यूरोप में लेकर के जाते थे और 1500 में बेचे। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कितने का फायदा कमा लिए, 500 का फायदा होगा उन लोगों को। लेकिन अगर इसी रास्ते में ये लोग बोले, जब यहाँ पे सऊदी अरेबिया का कब्जा हो गया तुर्की के ऊपर, इस्लाम का प्रभाव हुआ और इनको जब इन लोगों ने इस रास्ते को, इस मार्ग को अपने कब्जे में ले लिया और बोले कि भाई यहाँ पे अगर जाओगे तो तुमको 1000 टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा, 1000 टैक्स देना पड़ेगा। 1000 से सामान खरीदे इंडिया से, 1000 टैक्स दे दिए, कितना, 2000 हो गया। तो इसको कितने में बेचेगा, मान लीजिए इसको 2500 में बेचे तो फायदा तो 500 ही होगा, लेकिन पैसा कितना लग रहा है, यूरोपीय जो लोग हैं उनके लिए तो सामान महंगा हो गया। तो क्या वो अच्छे तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे उन लोगों ने कहा कि अब इस मार्ग, अब हमको दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इस रास्ते पे किसका कब्जा हो गया है, सऊदी अरेबिया का कब्जा हो गया, इस्लामी शक्ति का कब्जा हो गया है। तो अब इस रास्ते से होकर के अगर हम अपना व्यापार करते तो हमको घाटा लगेगा। तो इसलिए हमें नए मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। कोई ऐसा मार्ग होना चाहिए जो इंडिया तक पहुंचा दे हमको। तो इसी के क्रम में जो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थे इन लोगों ने मीटिंग किया और बोला कि यहाँ पे देखो 2 देश है, एक है पुर्तगाल और दूसरा है स्पेन। ये दोनों देश आप लोग देखिएगा कि समुद्र के किनारे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो समुद्र से थोड़ा सा जान पहचान था उनका कि समुद्र में किस तरीके से नाव चलाया जा सकता है, जहाज चलाया जा सकता है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो समुद्र के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां रखते थे। तो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हो गए बोले स्पेन और पुर्तगाल को कि आप लोग यात्रा करो, हम तुमको जितना खर्च होगा वो सारा खर्च जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इसी के क्रम में पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वो देखिए अफ्रीका महादेश के किनारे किनारे ऐसे होते 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 कहाँ पहुंचता है, साउथ अफ्रीका में पहुंचता है। और यहाँ पे सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु जो है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, उत्तमाशा अंतरिप बोलते हैं। और यहीं से एक गुजरात है, इंडिया का एक शहर है, एक राज्य है गुजरात। गुजरात का एक व्यापारी था जो साउथ अफ्रीका में व्यापार करने गया हुआ था। तो यहीं से जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद का संपर्क होता है किससे, वास्को डी गामा से, जो एक पुर्तगाल से चला था वास्को डी गामा। ये अफ्रीका महादेश के किनारे किनारे होते होते साउथ अफ्रीका जब पहुंचा तो यहाँ पे गुजरात का जो व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसके साथ इसका संपर्क होता है, मुलाकात होता है और बोलता है कि भाई हम इंडिया जाना चाहते हैं, हमको रास्ता पता नहीं चल रहा है। तो अब्दुल मजीद बोला कि हम तो इंडिया के ही हैं, चलो हम तुमको इंडिया लेकर के चलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से साउथ अफ्रीका से ऐसे होते हुए ये जो है इसको केरल लेकर के आता है। कहाँ लेकर के आता है बच्चों, केरल। और केरल के कालीकट तट पे वास्को डी गामा जो है वो पहुंचता है और यहीं से वहाँ का जो राजा था जमोरिन उसका स्वागत करता है कि ठीक है, बोला कि हम यूरोप से आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं और हमको व्यापार करना है, हम लोग समुद्री मार्ग से होकर के व्यापार करेंगे। तो अब्दुल मजीद बोला कि ठीक है करो व्यापार। और ये लोग मसाले का जो है वो व्यापार करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कहानी था, ये पूरा स्टोरी था। आप लोग पढ़िएगा तो समझने मतलब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो क्या करें यहाँ पे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए थे। यानी कि जो पहले से चली आ रही जो मान्यताएं थी, तो पुनर्जागरण का जब टाइम पीरियड आया, जब पुनर्जागरण लोगों के बीच में आया, जो लोग नए तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास किए, तो वो तो सभी चीज़ों को सच्चाई जानने का प्रयास कर ही रहे थे, साथ ही साथ नए नए चीज़ों को खोजने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन शुरू हुआ। यानी कि
इन लोगों ने बोला कि हम लोग अपने क्षेत्र में तो रहते ही रहते हैं, दुनिया के और भी क्षेत्रों में दुनिया कितना बड़ा है इसको जानने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हम लोग अपने घर में रह लेंगे, अपने देश में रह लेते तो पता है कि हमारा देश इतना बड़ा है, इससे क्या, इससे बड़ा भी कोई दुनिया है? क्योंकि इससे पहले बच्चों आप लोगों को पता होगा कि 1492 से पहले अमेरिका के बारे में कोई नहीं जानता था। आज जो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा महाशक्ति है, इसको 1492 से पहले कोई नहीं जानता था। इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था दुनिया में कि अमेरिका भी कोई जगह है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई नहीं जानता था कि ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी लोगों को, किसी को भी कोई जानकारी नहीं था। ये यहाँ आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता था। 1492 से पहले यहाँ पे कोलंबस आया था सबसे पहले, क्योंकि वो स्पेन से, क्योंकि इसको फंडिंग किया गया था इंडिया से मार्ग ढूंढने का, लेकिन स्पेन, इसका कोलंबस जो था वो स्पेन का था और इंडिया ढूंढने चला था और पहुंच गया था कहाँ पे, अमेरिका में पहुंच गया था, गलत रास्ता भटक करके, क्योंकि उस समय कंपास नहीं था डायरेक्शन बताने वाला, तो इसलिए वो गलत तरीके से चला और पहुंच गया था वहां पे। तो इसी के अंतर्गत यूरोप के नाविकों और यूरोप के जो नाविक थे, नाविक मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाला, तो नाविकों और नाव चालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए और एशिया और अमेरिका देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम था। मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी कि समुद्री रास्ता। और आपको पता होगा कि इन लोगों को समुद्री रास्ता ढूंढने का मजबूरी था। क्यों मजबूरी था? क्योंकि वहां पे तुर्की पे किसका अधिकार हो गया था, इस्लाम का अधिकार हो गया था, ठीक है ना, और सऊदी अरब का अधिकार हो गया था। और इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में और उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी ही नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा। हमने अभी आपको बताया कि जो कोलंबस था वो कहाँ का था, स्पेन का था। और उसने क्या किया था, जिसने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। और पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। पुर्तगाल का नाविक कौन था, वास्को डिगामा, जो कहां पे आया था, कब आया था इंडिया में, 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। और नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ क्या हुआ, व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। जब ये लोग अपने देश से होकर के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जब पता चला, तो इन लोगों ने क्या किया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, वहां से व्यापार करना शुरू किया। और इस तरीके से आप लोग देखिएगा कि जो पूरे दुनिया में है वो व्यापार क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यूरोपीय देशों का एक दूसरे के साथ जो है वो व्यापार शुरू हो गया था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें समझेंगे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के बारे में, कि पूंजीवाद क्या होता है और औद्योगिक क्रांति क्या है, और औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ, कब हुआ, कहां पे हुआ, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।